कक्षा चौथी विषय परिसर अभ्यास पाठ 2 सजीवों का परस्पर संबंध। पाठ की शुरुआत एक पहेली से करते हैं। ठीक दोपहर मिलती छाया, वहाँ थोड़ा सा रुक जाना। वृक्ष पुराना तना है बड़ा, दाढ़ी लंबी लिए वह खड़ा। गेस करिए बच्चों, क्या है वो? जी हाँ, वो है बहुत पुराना बरगद का पेड़, जिसकी सघन छाया के नीचे आपको विश्राम मिलता है। और ये जो इसकी लंबी लंबी जटाएं दिख रही हैं, इसी को दाढ़ी कहा गया है। बच्चों, आज हम इस पाठ में देखेंगे कि सजीवों का परस्पर संबंध, अर्थात प्राणियों का प्राणियों से संबंध, प्राणियों का वनस्पतियों से संबंध और मौसम का मनुष्यों तथा जानवरों, कीटकों, वनस्पतियों पर किस तरह से प्रभाव पड़ता है। तो इसे जानने के लिए सबसे पहले आइए कुछ वनस्पतियों से शुरुआत करते हैं। आपके सामने है नागबेल का पौधा। नागबेल अर्थात पान का पत्ता। पान का उपयोग वात, पित्त, कफ तथा मुख शुद्धि के लिए किया जाता है। इसका उपयोग हर शुभ कार्यों जैसे पूजा पाठ आदि में भी किया जाता है। यह बहुत ही उपयोगी वनस्पति है। वनस्पतियों के इस क्रम में दूसरा पौधा है पलाश। बच्चों, आजकल आप थर्माकोल, कागज़ के प्लेट या प्लास्टिक के प्लेट्स में खाना खाते हो, छोटे बड़े पार्टियों में इसी में आप इसका आनंद उठाते हो। लेकिन पलाश का पौधा पहले छोटी मोटी पार्टियों से लेकर बड़ी शादियों में इसका उपयोग किया जाता था। इसके पत्तों से पत्तल बनाया जाता था, जिस पर लोग खाना खाते थे। आज भी इसका उपयोग जब आप माली के पास फूल या हार लेने जाते हो तो इन्हीं पत्तों में वो आपको बांध कर देता है। इन पत्तलों पर खाकर पहले बीमार होने का भी डर नहीं होता, क्योंकि इसमें कोई रसायन मिश्रित नहीं है। यह तो पूर्णतया एकदम प्राकृतिक और सस्ते दर में उपलब्ध होने वाली वनस्पति है। इसके बाद है अड़ुसा। अड़ुसा यह एक औषधीय वनस्पति है। इसका उपयोग सर्दी, खांसी और दमा जैसे रोगों के लिए बहुत ही प्रभावकारी होता है। अगली वनस्पति है मेथी। मेथी की भाजी बहुत ही स्वादिष्ट होती है और शरीर के लिए बहुत उपयोगी होती है। इसके बीज अर्थात मेथी दाना भी शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। जैसे कि शरीर के सभी जोड़ों के दर्द में यह अत्यंत ही प्रभावकारी औषधि का काम करता है, इसलिए इसका सेवन जरूर करना चाहिए। अगली वनस्पति है कड़ी पत्ता, जिसे हम मीठा नीम भी कहते हैं। यह हर घर की रसोई घर में ज़रूर होता है, क्योंकि पोहा, उपमा या भाजी बनाने में कड़ी पत्ता से फोड़नी ज़रूर दिया जाता है, जिसे हम तड़का या छौंका भी कहते हैं। इससे भोजन का स्वाद बढ़ जाता है। साथ ही इसका विशिष्ट प्रकार से और नियमित सेवन करने से बालों की समस्या तथा अन्य शारीरिक तकलीफ़ों में भी आराम प्राप्त होता है। बच्चों, भोजन, पानी, हवा, वस्त्र और आवास इत्यादि हमारी कई आवश्यकताएं हैं। हमारी इन आवश्यकताओं की पूर्ति परिसर द्वारा ही होती है। भोजन, पानी और हवा ये सभी सजीवों की आवश्यकताएं हैं और हमें ये सारी चीज़ें परिसर से ही मिलती हैं। परंतु प्रत्येक सजीव की आवश्यकताएं भी अलग अलग होती हैं। जैसे चूहा को जितना पानी पीने के लिए चाहिए, क्या हाथी को भी उतना ही चाहिए? मछली पानी में जीवित रह सकती है, लेकिन पानी के बाहर निकाल दें तो वो मर जाएगी। जो पौधा पानी में बड़ा होता है, पानी में ही फलता फूलता है, उसे बाहर निकालेंगे तो वो सड़ जाएगा। और जिस वनस्पति को ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, उसे हम पानी में रख देंगे तो वो वनस्पति मुरझा जाएगी। अर्थात विभिन्न प्रकार के सजीवों की आवश्यकताएं भी अलग अलग होती हैं। इसीलिए सजीव वहीं रहता है जहाँ उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी होती हों। जैसे कि इस वाघ को देखिए, वाघ के शरीर पर धारियाँ या पट्टे होती हैं और वह अपने शिकार के लिए
घास में घात लगाकर बैठा रहता है, परंतु शरीर की धारियों के कारण शिकार को बाघ का पता भी नहीं चलता। इसके विपरीत घास वाले क्षेत्रों में हिरण, नीलगाय, जंगली भैंसा आदि प्राणी होते हैं। भूख लगने पर उन्हें खाकर बाघ अपना पेट भर सकता है। गर्मी के दिनों में भी आसपास पानी के ऐसे स्रोत होने चाहिए जो सूखे नहीं। इन स्थानों पर पहाड़ी भी होना चाहिए, जिससे निवास के लिए बाघ को गुफा मिल जाए। तो ये सारी चीज़ें जहाँ होंगी, बाघ वहीं निवास करता है। अतः इंसान भी यही करता है बच्चों। जहाँ उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी हो, वह वहीं रहना पसंद करता है। बच्चों, मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न प्राणियों को पालता है। पाले गए प्राणियों से वह अपार स्नेह भी करता है। वह उनकी आवश्यक देखभाल भी करता है, उन्हें खिलाता पिलाता है, प्राणियों के बीमार होने पर उनका उपचार भी कराता है। इन प्राणियों द्वारा भी मनुष्य को कई प्रकार की वस्तुएं मिलती हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी आदि प्राणियों द्वारा हमें दूध, दही, घी, मक्खन आदि वस्तुएं मिलती हैं। साथ ही गौमूत्र आजकल आयुर्वेदिक दवा के रूप में अत्यंत ही प्रभावकारी औषधि सिद्ध हुआ है। गाय के गोबर से जो उपले बनाए जाते हैं, उसका ईंधन के रूप में उपयोग होता है। साथ ही गोबर गैस भी इससे बनता है। तो कुछ प्राणी मनुष्य के लिए बोझ ढोने और खेती में जुताई, बुवाई आदि परिश्रम के कामों के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। कुत्ता घर की रखवाली करता है। भेड़ों से मनुष्य को ऊन मिलता है। पालतू प्राणी भी मनुष्य से उतना ही स्नेह करते हैं जितना मनुष्य उनसे करता है। पालतू प्राणियों का मल मूत्र भी मनुष्य के लिए उपयोगी होता है। जानवरों की विष्ठा से गोबर गैस नामक ज्वलनशील गैस तैयार होता है, उसका भी ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं। गाय, भैंस, बैल आदि के गोबर से गोबर की खाद और भेड़ों तथा बकरियों की लेंडी से लेंडी खाद तैयार की जाती है। किसान इनका उपयोग भी खेती के लिए करते हैं। जिस तरह मनुष्य जानवरों का उपयोग करता है, उसी तरह हमें वनस्पतियों की भी आवश्यकता होती है। जैसे ये रेशम का कीड़ा एक छोटा सा कीड़ा है, पर हमें ये रेशम भी देता है। इस तरह से छोटे से कीड़े मकोड़ों का भी अपना अस्तित्व होता है, अपनी उपयोगिता होती है। यहाँ पे हमें कपास की खेती भी दिखाई दे रही है। यह भी वनस्पति से प्राप्त होती है, जिससे हम कपड़े पहनते हैं। अनाज, साग सब्जी, विभिन्न प्रकार के फल, लकड़ियाँ आदि वस्तुएं मनुष्य को वनस्पतियों से ही प्राप्त होती है। मनुष्य में फूलों के लिए भी रुचि होती है। विभिन्न अवसरों पर हम फूलों का उपयोग सजावट के लिए करते हैं। फूल भी हमें वनस्पतियों से ही मिलते हैं। कपड़ों के लिए आवश्यक कपास भी हमें वनस्पतियों से ही मिलती है। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम वनस्पतियों का विधि पूर्वक रोपण करते हैं, बीज बोते हैं, उन्हें सही ढंग से पानी मिलता रहे इसका ध्यान रखते हैं, आवश्यकता के अनुसार उन्हें खाद देते हैं, उनमें कीड़े न लगे इसलिए कीटनाशकों का छिड़काव भी करते हैं। और बदले में वनस्पतियाँ भी हमें भर भर कर देती हैं और हमारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। अर्थात बच्चों, मनुष्य से लेकर इस सृष्टि में जितने भी सजीव चीज़ें हैं, जितने भी प्राणी हैं और वनस्पतियां हैं, वो सभी अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। परिसर के अन्य सजीवों को भी परिसर से ही भोजन मिलता है। भूख लगने पर छिपकलियाँ कीड़े खाती हैं। कुछ विशेष प्रकार वाले सांप चूहे खाते हैं। बाघ हिरणों को खाता है। भेड़ बकरियाँ झाड़ियों की पत्तियाँ खाती हैं। गाय और भैंस घास खाती हैं। अर्थ यह है कि सभी सजीवों को भोजन परिसर से ही मिलता है।
जिस प्रकार ये बड़े वृक्ष हमारे काम आते हैं, उसी तरह से यह कई प्राणियों का सहारा होते हैं। जैसे बंदर और गिलहरियों जैसे प्राणियों का आवास पेड़ पर होता है, इसका उन्हें बहुत कुछ लाभ मिलता है। ऊंचाई पर रहने के कारण शत्रुओं से अपनी रक्षा करने में उन्हें आसानी होती है। इसके अतिरिक्त वे इनके फलों को खाकर अपना पेट भी भरते हैं। उन्हें वृक्षवासी या वृक्षारोही प्राणी कहते हैं। वे प्राणी जो अपने पूरे जीवन में अधिक से अधिक समय पेड़ पर व्यतीत करते हैं, या पेड़ों पर रहने वाले प्राणी अर्थात वृक्षवासी प्राणी। वे जिन पेड़ों के सहारे जीवित रहते हैं, अनजाने में वे उन पेड़ों की सहायता भी करते हैं। वृक्षवासी प्राणी इधर उधर घूमते रहते हैं। फलतः उनकी विष्ठा या मलमूत्र के माध्यम से पेड़ों के फलों के बीज पूरे परिसर में सर्वत्र बिखरते हैं। इसके कारण नवीन स्थानों पर पेड़ उगने में सहायता मिलती है। कुछ ऐसे पक्षी भी हैं जो घोंसले बनाने के लिए पेड़ों का उपयोग करते हैं। अभी तक आपने देखा सजीवों का अन्य प्राणियों से संबंध, मनुष्यों का वनस्पतियों से संबंध, इस तरह से परस्पर संबंध आपने देखा। अब हम देखते हैं कि मौसम का भी छोटे से छोटे कीटकों, जानवरों और मनुष्यों पर भी किस प्रकार परिणाम होता है। हमारे देश में ग्रीष्मकाल, वर्षाकाल और शीतकाल, ये 3 ऋतुएं होती हैं। ग्रीष्मकाल में हमें खूब गर्मी लगती है। उस समय हम सूती कपड़े पहनते हैं, भरपूर पानी भी पीते हैं। यहीं वर्षा काल में बाहर जाने पर शरीर को भीगने से बचाने के लिए छतरी या बरसाती कोट भी पहनते हैं। शीतकाल की ऋतु में ठंड से बचने के लिए हम गर्म कपड़े पहनते हैं। जिस प्रकार हम मौसम के अनुसार अपना खाना पीना, अपने कपड़े, इसमें परिवर्तन करते हैं, अर्थात जिस प्रकार इन ऋतुओं का असर मनुष्यों पर पड़ता है, उसी प्रकार अन्य सजीवों पर भी होता है। ऋतुओं के अनुसार सजीव जगत में होने वाले ये परिवर्तन हमें हर वर्ष हर समय दिखाई देता है। जैसे कि शीत ऋतु में बहुत से पेड़ों की पत्तियां झड़ जाती हैं, इसीलिए शीत ऋतु का वर्णन पतझड़ की ऋतु के रूप में भी करते हैं। शीतकाल का प्रारंभ होते ही आमों में फूल आने लगते हैं, उन्हें ही आम का बौर कहते हैं। बच्चों, कोपल क्या होता है? अर्थात पल्लव, पेड़ों पर आने वाली नई तथा कोमल पत्तियां। ये ललछौं रंग की होती है। जब ये बढ़कर बड़ी होने लगती है, तब एक और उनका रंग बदलकर थोड़ा सा हरा हो जाता है। फरवरी माह समाप्त होते होते सर्दी का प्रभाव कम होने लगता है और मार्च का माह शुरू होते ही गर्मी का अनुभव होने लगता है। सर्दी समाप्त होने पर गर्मी शुरू हो जाती है। इस समय अधिकांश पेड़ों में कोपलें फूटती हैं और जंगलों में सब ओर इस तरह से ललछौं रंग वाली मुलायम और कमज़ोर पत्तियां दिखने लगती हैं। कोयल पक्षी की सुरीली आवाज़ भी कुछ स्थानों पर हमें सुनाई पड़ने लगती है। गर्मी में बाज़ार में आम तथा तरबूज, इन फलों का मौसम होता है। महाराष्ट्र में सर्वत्र आम का पेड़ होने पर भी कोकण आम के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। कोकण में आम के साथ ही काजू का भी समय होता है। पहाड़ी ढलानों में काजू के क्षुपों के लाल पीले ढोंड सर्वत्र दिखाई देने लगते हैं। इस तरह से मौसम का भी फलों पर, वनस्पतियों पर और हम सभी पर असर होता है। जिस तरह ऋतुओं का प्रभाव मनुष्यों पर, वनस्पतियों पर होता है, उसी तरह ये छोटे मोटे प्राणियों पर भी असर करता है। जिन प्राणियों के शरीर पर बाल होते हैं, उनमें से कुछ प्राणियों के शरीर के बाल अत्यंत घने होते हैं। इसके कारण ठंड में उनकी अपने आप रक्षा हो जाती है। जैसे ये छोटा सा खरगोश, कुछ विशेष प्रकार के भेड़ और कुछ विशेष प्रकार की बकरियां, इनमें तो यह वृद्धि उल्लेखनीय होती है। उसी तरह से ये मेढक, जो बरसात समाप्त होते ही सर्दी का मौसम आता है,
कड़ाके की सर्दी पड़ती है, इससे मेंढकों को कष्ट होता है और वो ज़मीन के अंदर गहराई में जाकर नींद लेते हैं और उनकी यह नींद लगभग 7-8 माह तक चलती है। इसीलिए वो सर्दी में दिखाई नहीं देते हमें। शीत ऋतु की भयंकर सर्दी और ग्रीष्म ऋतु की भयंकर गर्मी के बाद आ जाता है वर्षा ऋतु, जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतज़ार होता है। जून माह में आकाश में सर्वत्र काले बादल अपनी उपस्थिति दिखाने लगते हैं। बरसात की आहट लग जाती है। उस समय तक बाजार में कटहल, करौंदे तथा जामुन के फल आ जाते हैं। घासों और अन्य कुछ बरसाती वनस्पतियों के बीज सर्वत्र बिखरे होते हैं और बरसात होते ही इन बीजों में अंकुर फूटते हैं। घास और कुछ अन्य वनस्पतियां बढ़ने लगती हैं। इसलिए आसपास सभी ओर हरियाली छा जाती है और यह हरियाली आँखों को शीतलता प्रदान करती है। कभी कभी मन को प्रसन्न कर देने वाला 7 रंगों वाला इंद्रधनुष भी दिखाई देता है। बरसात मानव के लिए खेती का मौसम है। किसान अधिक परिश्रम द्वारा अनाज की फसलें उपजाते हैं और पूरे वर्ष के लिए सभी के लिए अनाज का भंडार भर देते हैं। इसीलिए किसान को अन्नदाता भी कहा गया है। आइए देख लेते हैं पूरे पाठ का सारांश। हमने क्या सीखा? हमारी और सभी सजीवों की आवश्यकताओं की पूर्ति परिसर द्वारा ही होती है। विभिन्न प्रकार के सजीवों की आवश्यकताएं भी विभिन्न प्रकार की होती हैं। बंदर और गिलहरी वृक्षवासी प्राणी हैं। इन प्राणियों को पेड़ों द्वारा भोजन और सहारा मिलता है। उनकी विष्ठा के माध्यम से बीज सर्वत्र बिखर जाते हैं। इससे नए स्थानों पर पेड़ अंकुरित होते हैं। कुछ पक्षियों के घोंसले बनाने में भी पेड़ों का उपयोग होता है। जिन स्थानों पर सजीवों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, वे सजीव उन्हीं स्थानों पर पाए जाते हैं। ऊंची घास की आड़ में घात लगाकर बैठने पर ही बाघ को भक्ष्य मिलता है। इसीलिए बाघ घास वाले स्थानों पर पाया जाता है। जो वनस्पति जलीय वनस्पति नहीं है, वह पानी वाले स्थानों पर टिक नहीं सकती। सजीवों पर जलवायु के परिवर्तन का भी प्रभाव पड़ता है। शीतकाल में पेड़ों की पत्तियां झड़ जाती हैं, जबकि बाल वाले प्राणियों के शरीर के बाल और सघन हो जाते हैं। ग्रीष्मकाल का प्रारंभ होते ही पेड़ों पर कोपलें फूटती हैं और वर्षा काल में सर्वत्र हरियाली दिखाई देती है। मेढक दिखाई देने लगते हैं और किसान कठिन परिश्रम करके फसलें उगाते हैं। धन्यवाद।